मेरा नाम कविता है। मैं हाई स्कूल में पढ़ रही हूँ। मेरा घर वैसे तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन मेरे भैया भाभी के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है। जब भी सुबह होती है मेरे घर से लड़ने की आवाज़ें पूरे मोहल्ले में जाती है। जितनी जोर से भैया चिल्लाते हैं, उससे ज़्यादा जोर से भाभी चीख पुकार करती हैं। और इसी तरह भैया के काम पर जाने का टाइम हो जाता है। उस वक्त मैं बाहर बैठकर आंगन में पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि मुझे अपने एग्जाम की तैयारी करनी थी। लेकिन इन सब से मेरा दिल पढ़ाई से बिल्कुल उतर जाता था। उनके निकलते ही मम्मी अपनी कहानी लेकर बैठ जाती थी। भैया बाहर जाते और मम्मी का चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता कि ऐसे कर दिया, ये काम वैसे कर दिया। तुम लोगों से तो कुछ आता ही नहीं है, पूरे घर को खराब करके रखा है। कोई काम टाइम पर नहीं करते, कुछ भी काम ढंग से नहीं करते। ये सब सुन सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। ऐसा लगता था कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में रह रही हूँ। पूरे मोहल्ले के लोग अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर तमाशा देखते। ऐसा लगता है जैसे हमारा घर न हो बल्कि यहाँ कोई फिल्म चल रही हो। मैं भी रोज रोज के इन झगड़ों से तंग आ चुकी थी, क्योंकि आखिर में सब कुछ कहने के बाद मम्मी भाभी को कोसने लग जाती थी और कहती कि मैं तुझे अपने बेटे से तलाक दिलवाकर रहूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। तूने बहुत ऐश कर ली, मेरे बेटे की कमाई खाकर अब, और तुझे इस घर को खराब करने नहीं दूंगी। तुमने मेरे बेटे की कमाई खा खाकर अपने शरीर पर चर्बी चढ़ा ली है। काम की न काज के दुश्मन अनाज की, जिस दिन से घर में आई है मेरे बेटे की सारी कमाई खा गई। हालांकि मुझे बात सुनकर बहुत हंसी आती थी। तभी भाभी मेरे पास आई। मैं अपने ख्यालों से बाहर निकली और भाभी से पूछा कि क्या हुआ। भाभी ने अपने दुपट्टे से बंधे हुए कुछ पैसे निकालकर मुझे थमा दिए और मुझसे कहने लगी कि कविता, दुकान से 1 किलो मसूर की दाल ला दीजिए। मसूर की दाल तेरे भैया बहुत शौक से खाते हैं। मैंने भाभी से पैसे लिए और बाहर दुकान की तरफ चल दी। मैं सोच रही थी कि भाभी हर रोज मुझसे मसूर की दाल क्यों मंगाती हैं, जबकि उन्हें पकानी ही नहीं होती थी। भाभी पता नहीं उस दाल का क्या करती थी। मुझे तो यही लगता था कि हो सकता है भाभी सिर्फ भैया को मसूर का दाल बनाकर देती हो। मेरी भाभी एक हाउसवाइफ थी, सारा दिन घर के काम में लगी रहती थी, मगर घर का कोई भी शख्स उनसे खुश नहीं था। उनकी गलती यही थी कि वो भैया को बेटा नहीं दे पाई थीं। दरअसल सुमन के पैदाइश के बाद भाभी को एक ऐसी बीमारी लग गई, जिसकी वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती थी। सुमन के पैदा होने के बाद से भैया भाभी को मनहूस कहने लगे थे। वैसे तो भैया बहुत रंगीन मिजाज के आदमी थे। उन्होंने घर से बाहर भी अपना दिल लगाने का सामान ढूंढ रखा था। हालांकि अक्सर वो घर में भाभी के साथ नॉर्मल ही रहते, लेकिन जिस दिन मम्मी भैया से अपने पोते की चाहत की बातें करती, मम्मी भैया से कहती कि अगर कोई पोता होता तो बड़ा अच्छा रहता, तेरा भी कोई वारिस आ जाता जो तेरी नस्ल को आगे बढ़ाता। ये सुनकर भैया भी काफ़ी टेंशन में हो जाते। तब मम्मी उनसे कहती थी कि रमेश, ऐसा ना हो तेरे बाद तेरी नस्ल खत्म हो जाए। कब तक इस मनहूस औरत के पल्लू से बंधा रहेगा? मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। मम्मी के पास से यह बात सुनकर भैया जब कमरे में जाते थे तो भाभी से लड़ाई शुरू कर देते थे। हालांकि अब भाभी के बिहेवियर में बहुत फर्क आ गया था। जब भी कोई लड़ाई होती तो वो खामोशी से सुनती रहती। वो हमेशा चुप रहती और आखिरकार भैया अकेले ही गुस्सा करके शांत हो जाते। पहले मैं भी मम्मी की बातों में आकर भाभी को ही दोषी मानती थी, लेकिन इस तरह रोज रोज की लड़ाई से मैं ये बात तो समझ गई थी कि भाभी का दोष नहीं है। वो तो अब चुपचाप रहने लगी हैं। लेकिन रोज के झगड़े से मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आई तो देखा भाभी आंगन में बैठकर रो रही थी। मैं भाभी को इस तरह रोते हुए देखकर घबरा गई। मैंने अपना बैग दरवाजे पर फेंका और भागती हुई भाभी के पास पहुंची और भाभी से पूछा कि बताइए क्या हुआ है। कुछ देर तो भाभी रोती रही, फिर मेरे गले से लिपट कर कहने लगी
कि मैं बर्बाद हो गई। कविता, मेरा घर उजड़ गया। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। भाभी की बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। मैंने उनसे पूछा कि भाभी सही सही बताइए, क्या हुआ है? भैया तो ठीक है ना? भाभी अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी कि आपकी मम्मी ने अपनी सहेली की बेटी को यहाँ बुलवाया है और वह चाहती है कि उसकी शादी आपके भैया से करा दें और उसके बाद ही हम दोनों को इस घर से निकालकर बाहर फेंक दें। अगर ऐसा हो गया तो मैं और मेरी बेटी सुमन तो दर ब दर की ठोकरें खाएंगे। भाभी की इस बात को सुनकर मैं भी परेशान हो गई। हालांकि उस वक्त मैंने भाभी को दिलासा दिया और उनसे कहा कि भाभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप अपने आंसू साफ कर लीजिए। कुछ देर तक मैं उनके पास बैठी रही। जब वो थोड़ा संभल गईं, कुछ देर बाद ही अपने आंसू पोंछ लिए और अचानक से उठकर मुझसे कहने लगी, मैं आपको थैला लेकर देती हूँ, और अपने पल्लू से पैसे निकालकर मुझे दिए और कहा कि जाकर 1 किलो मसूर की दाल ला दीजिए। मुझे भाभी की हालत देखकर बहुत हंसी आई। कहा तो उन्हें अपना होश ही नहीं था और अचानक से उन्हें अभी दाल लाना याद आ गया। मैं भाभी से बोली कि भाभी, क्या ये दाल अपनी सौतन के लिए बनाएंगी? भाभी कहने लगी, आप भी मेरी किस्मत पर हंस लीजिए, आप ही थी जो मुझे थोड़ा समझ रही थी और अब आप भी। मैं भाभी से बोली, ऐसी बात नहीं है, और मैं फौरन दाल लेने के लिए मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। मुझे मालूम था रोज की तरह आज भी दाल नहीं बनेगी। कभी कभार तो मुझे लगता कि कहीं भाभी मसूर की दाल घर में ले जाकर कोई और काम तो नहीं करती, क्योंकि रोज 1 किलो दाल मंगाती हैं और फिर पता ही नहीं चलता कि उसे कहाँ रखती है या उसका क्या करती है। यही सोचती मैं दुकान पर पहुंच गई। फिर मैं अपने ख्यालों को भुलाकर दुकान के पास गई। मुझे देखते ही दुकानदार ने 1 किलो मसूर की दाल मेरे थैले में डाल दी। मैंने उससे कहा भी कि तुम सब सामान तो थैली में देते हो, ये दाल मेरे थैले में ऐसे ही क्यों देते हो? इस पर वह दुकानदार बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ तुम जल्दी से दाल लेकर अपने घर जाओ, तुम्हारी भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। मुझे उसका ये बर्ताव अभी अजीब लगा, लेकिन फिर मैं दाल लेकर वापस अपने घर आ गई। वापस आई तो देखा कि मम्मी की सहेली की लड़की अंशिका वहां बैठी थी। वो लगभग 27 साल की होंगी, हालांकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो कपड़े भी बहुत मॉडर्न पहनी थीं, जीन्स और टी शर्ट में काफ़ी स्मार्ट लग रही थीं। मेरे ख्याल से वो इतनी स्मार्ट बनकर इसीलिए आई थी क्योंकि मम्मी ने उनसे पहले ही बता दिया होगा कि तुम्हें रमेश से शादी करनी है। तभी मेरी नज़र अपनी भाभी पर पड़ी, जो कि कोने में बिल्कुल बुझी हुई खड़ी थीं। मैले कपड़े, बिखरे हुए बाल और कपड़े भी लगभग 4-5 साल पुराने होंगे। अंशिका के सामने तो उनका कोई जोड़ ही नहीं था। मुझे अपनी भाभी को देखकर बड़ा तरस आया। तभी भैया भी घर में आ गए। आते ही उन्होंने अंशिका से हाय हेलो करी और उनके सामने ही बैठ गए। मैं उन्हें ही देख रही थी। मेरे भैया लगातार अंशिका से बड़े अच्छे मिजाज में बातें कर रहे थे। उनकी नज़र आज अंशिका से हट ही नहीं रही थी और मम्मी इन दोनों को ऐसे बातें करता देख बहुत खुश हो रही थीं। मैं अपनी भाभी की हालत समझ सकती थी। फिर हम सबने मिलकर खाना खाया। मम्मी हर चीज़ सबसे पहले अंशिका को दे रही थीं। भैया भी उनके आगे पीछे घूम रहे थे। बस भाभी जैसे बेजान बने बिल्कुल लाचार से पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था भाभी तो वहाँ पर जैसे मौजूद ही नहीं। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे मालूम था आज सारी रात मेरी भाभी रोने वाली हैं। मैं अपनी सोच में गुम न जाने कब सो गई। अगली सुबह भाभी मेरे पास आई और बोली कि आज आप अपने स्कूल मत जाइए, हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे क्योंकि मुझे कुछ खरीदारी करनी है। ये सुनकर मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, भाभी अगर अपनी खरीदारी आप कुछ टाइम पहले कर लेती तो शायद भैया को अंशिका से बातें करने का मन ही नहीं होता। अब आप अंशिका से डर कर आप शॉपिंग पर जा रही हो। मेरे कहने से चली जाती तो आज ये नौबत ही न आती। फिर से मेरी भाभी कहने लगी, अब आप जले पर नमक मत रगड़िए। और हम दोनों शॉपिंग करने मार्केट चले गए।
भाभी ने पहली बार अपने लिए शॉपिंग करने के पैसे भैया से मांगी थी और भैया ने भी इस बार अच्छे खासे पैसे दिए थे। पता नहीं भैया की मेहरबानी के पीछे क्या राज छुपा था, या शायद अंशिका की वजह से उनका मूड इतना अच्छा हो गया था कि उन्हें पैसों की परवाह ही नहीं थी। खैर जो भी था, हम दोनों नंद भौजाई बाजार में आ गए। बाजार में मैंने भाभी को अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाए, बहुत फैंसी जूते दिलवाए। वापसी पर वो सारे कपड़े मम्मी ने टेलर को दे दिए और हम दोनों वापस घर लौट आए। घर आकर देखा तो मम्मी अपने कमरे में बैठी माला जप रही थी, जबकि दूसरे कमरे में भैया अंशिका के साथ बातें करने में बिजी थे। भाभी की सारी खुशी इन दोनों की बातों को देखकर रफूचक्कर हो गई। उनके तन बदन में आग लग गई। भाभी पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। ये देखकर भैया भी उनके पीछे पीछे अंदर चले गए और मैं अंशिका के पास बैठकर फैशन और मेकअप की बातें करने लगी, क्योंकि अंशिका मुझसे अक्सर कहती थी कि कविता को तो मेरे लिए कभी भी समय ही नहीं है, बस वो अपने भाभी के लिए समय है। अपने होने वाली भाभी को अकेले छोड़कर हमेशा अपने भाभी के आसपास ही रहती है। घर में अजीब सा तनाव था। मम्मी सारा दिन अंशिका को भैया के करीब भेजने की कोशिश करती रहती, जबकि मेरी भाभी भैया को उनसे दूर रखने की कोशिश करती, और मैं उन सब के चक्कर में घन चक्कर बन गई थी। हालांकि मेरे भैया तो खुद ही अंशिका से बात करने के बहाने ढूंढते रहते थे। हर वक्त घर पर आते ही उनके पीछे घूमने लगते थे। भाभी ने लाख जतन किए लेकिन भैया तो थे ही रंगीन मिजाज, वो कहाँ पीछे हटने वाले थे। लेकिन फिर जब मैंने उन पर ध्यान दिया तो मैंने देखा कि अब वे अंशिका के पास से कटने लगे हैं, और कुछ दिन बीतने के बाद अंशिका से कभी कभार ही बात करते हैं। इधर मेरी भाभी भी अब नए नए कपड़े पहनने लगी थी, रोज नए नए हेयर स्टाइल बनाती और चेहरे पर फेशियल भी करती, और भाभी अब बहुत सुंदर भी दिखने लगी थी। एक दिन हम सब मिलकर खाना खा रहे थे, तब मम्मी मुझसे कहने लगी कि निशा खाना खाकर सामने वाली दुकान से 1 किलो मसूर की दाल ले आना, तुम्हारे भैया बहुत शौक से खाते हैं। मैंने हैरत से मम्मी की तरफ देखा और कहा, मम्मी आपने भी भाभी वाली हरकतें शुरू कर दी। ये सुनकर सबने चौंक कर मेरी तरफ देखा और भैया बोले कि क्या मतलब, मैं सारी बात बताने ही वाली थी। तभी मैंने भाभी को देखा जो इशारे से मुझे कुछ भी बोलने से मना कर रही थीं। उनका इशारा मैं समझ गई और मैंने बात को घुमा दिया। मैंने कहा कि दरअसल भाभी जब भी मुझसे सामान मंगाती हैं तो मुझे चीज़ के पैसे भी देती हैं, तो मुझे लगा शायद मम्मी भी मुझे पैसे देंगी। ये सुनकर मेरे भैया हंसने लगे। उस दिन ने जब मम्मी ने दाल मंगवाई तो हमारे घर में दाल बनी। मैंने भी बहुत शौक से खाई, लेकिन भी गहरा हो गया कि आज जब दाल मंगाई गई तो घर में दाल बनी है, लेकिन भाभी जो कि रोज दाल मंगवाती हैं उस दाल का क्या होता है। भाभी भी भैया के लिए ही मंगवाती पर कभी तो दाल बनाती नहीं, ये बात मेरे दिमाग में ठनक गया। पर घर में धीरे धीरे सुकून सा आने लगा था। काफी दिन गुजर गए, लेकिन एक दिन अचानक मम्मी फिर से वही बात बार बार कहने लगी। वो उठते बैठते भैया को याद दिला देती कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, तुम्हारा कोई वारिस नहीं है, तुम्हारी नस्ल कैसे चलेगी, हमारा खानदान खत्म हो जाएगा। पहले तो मम्मी भाभी को कोसकर काम चला लेती थी, लेकिन अब वो खुले शब्दों में वापस से कहती, अगर तुम कहो तो मैं अंशिका से तुम्हारी शादी आज ही करवा दूं और तुम्हारा घर आबाद कर दूं। लेकिन भैया बोले कि मेरा घर तो पहले से ही आबाद है। लेकिन मम्मी भी कहाँ मानने वाली थी। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो भाभी को कमरे में अंधेरा में बैठकर सिसकियां लेती रो रही थीं। मेरा दिल ये देखकर घबरा गया। मैंने भाभी को चुप करवाया और उन्हें तसल्ली दी। उनसे पूछा कि मुझे बताओ भाभी, हुआ क्या है जो इतनी बेसुध होकर रो रही हो। भाभी बोली, कविता आप दुकान से मुझे 1 किलो मसूर की दाल ला दीजिए, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैं चुपचाप दुकान से मसूर की दाल ले आई। हालांकि भाभी कभी भी खुद दाल नहीं लाती थी और यह काम वो मुझसे छुपकर ही करवाती थी। मुझसे कहती थी कि जो बैग में आपको दे रही हूँ
इसको किसी को खोलकर न दिखाना और चुपचाप मेरे पास ही ले आना। अगर कोई पूछे तो कह देना कि मैं अपने लिए कोई चीज़ लेने गई थी। मैंने वापस आकर भाभी से रोने की वजह पूछी। वो बोली, आपकी मम्मी ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे भैया का कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाओ, क्योंकि अब से अंशिका वहाँ तुम्हारे भैया की दुल्हन बनकर रहेगी। मैंने पूछा कि अब आप क्या करेगी? तो वो बोली, आपके भैया से एक बार पूछूंगी, और अगर उन्होंने कहा कि वो अपनी माँ की बात मान लेंगे तो फिर हम दोनों इस घर से अपना सामान लेकर निकल जाएंगे। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत डर गई, क्योंकि मेरी भाभी अपने वादे की बहुत पक्की थी। मुझे याद नहीं कभी ऐसा हुआ हो जो भाभी ने कहा हो और उसे पूरा ना किया हो। अब मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि काश मेरे भैया मेरी भाभी से जाने को ना कहें। हालांकि इस बात का चांस मुझे बहुत कम लग रहा था, मगर फिर भी मैं प्रार्थना कर रही थी। शाम को भैया घर लौटे और उन्होंने आंगन में बैठकर अंशिका के साथ काफी देर बातें की। बातें करते हुए भैया के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। उनकी खुशी देखकर मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। हालांकि मम्मी यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थीं। उन्हें लग रहा था कि उनका प्लान पूरा हो रहा है। फिर भैया उठकर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि पता नहीं आज भैया भाभी के बीच में क्या फैसला होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ मेरे पास आई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उनके आंसू देखकर मैं समझ गई कि आज भाभी का फाइनल हिसाब हो चुका है। मैं भाभी से अभी कुछ कहती कि तभी मेरी भाभी ने मुझे गले से लगाकर कहा कि आज आपके भैया ने मेरी इज्जत बचा ली। उन्होंने मेरी नज़रों में अपना रुतबा और भी बढ़ा लिया है, क्योंकि जब मैंने उनको आपके मम्मी की बातें बताईं तो वो मुझसे कहने लगे कि मेरी माँ का तो दिमाग खराब रहने लगा है। वो तो कुछ भी कहती हैं, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और का होने का सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर मैं खुशी से झूम उठी थी। मेरे दिल से मानो सारा गुस्सा उतर गया और इसी वजह से मेरी इन आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। भाभी की बात सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं एकदम हल्का फुल्का होकर अपना होमवर्क करने बैठ गई। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक रुकने वाली नहीं थी। इस घटना के कुछ दिन बाद भैया अंशिका को शॉपिंग कराने मार्केट ले गए। उनके जाते ही भाभी टेंशन में हो गई कि इसके बाद तो लगभग हमारे घर का रूटीन बन गया। भैया जब भी खाली होते तो वो अंशिका के साथ कहीं न कहीं निकल जाते और भाभी उनके इंतजार में सूख सूख कर कांटा होने लगी। इस बीच में रोज दोपहर को जब घर में कोई नहीं होता और मम्मी अपने कमरे में सो रही होती तो भाभी मुझसे 1 किलो मसूर की दाल मंगवाती। अब घर के हालात काफ़ी बिगड़ने लगे थे। आए दिन घर में कलेश फैलने लगा, लेकिन एक बात अच्छी थी कि मेरी भाभी कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से सारी बातें सुनती रहती और जब जब भाभी टेंशन में आती तो मुझसे 1 किलो मसूर की दाल मंगवा लेती थी। और यही बात मुझे समझ नहीं आती कि भाभी अंदर ले जाकर मसूर दाल से क्या करती थी। तभी अचानक एक दिन अंशिका ने साफ शब्दों में मम्मी से कह दिया कि अगर रमेश ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। बस आपके पास 1 हफ्ते का ही वक्त है, या तो मेरी शादी रमेश से करवाइए या फिर मैं अपने घर जा रही हूँ। आखिर कब तक मैं उसके इंतजार में बैठी रहूंगी। अंशिका की बात सुनकर मम्मी बहुत परेशान हो गई और अब तो वो भाभी की दुश्मन बन गई। उस दिन इतवार था और मैं घर पर ही थी। मम्मी सुबह से भाभी के साथ लड़ाई कर रही थीं। मैं अंदर अपने कमरे में लेटे ये सब कुछ सुन रही थी, जब बाहर मम्मी भाभी को गंदी गंदी गालियां दे रही थी। भाभी को तंग कर रही थी कि रमेश का कमरा खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कमरे से नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से भी निकाल दूंगी। मम्मी कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप सारी बातें सुन रही थीं। तभी मम्मी कमरे में घुसकर भाभी का सामान बाहर फेंकने लगी। अब मुझे भी अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बहुत सोच में थी कि मेरी मम्मी भाभी को इतना कुछ कह रही हैं, फिर भी भाभी चुप हैं, कोई जवाब नहीं दे रही। पहले तो थोड़ी थोड़ी बात पर भी सहन नहीं करती थी,
आज मम्मी को उनकी इस हरकत पर कुछ कहती क्यों नहीं, आखिर इतने टाइम से वो खामोश क्यों है। तब भाभी ने मुझसे कहा कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस तुम बाहर जाओ और मुझे 1 किलो मसूर की दाल ला दें। मैं वहां से उठी और सीधी दुकानदार के पास पहुंच गई। दुकानदार ने रोज की तरह मसूर की दाल मेरे थैले में डाल दी, लेकिन आज जब वो ये डाल रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसा कुछ थैले में गिरा, हालांकि मैंने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया और थैला लेकर घर वापस आने लगी। पर अचानक से मेरी निगाह थैले के अंदर पड़ी और मुझे दाल के बीच में कुछ काला काला सा नजर आया। मैंने वहीं रुककर जब थैले को खोला तो देखा कि थैले के अंदर एक मरा हुआ उल्लू पड़ा है। मेरी तो जैसे डर के मारे रूह कांप गई। मैंने वो थैला वहीं सड़क पर फेंका और भागती हुई अपने भैया के ऑफिस पहुंच गई। दरअसल मेरे भैया के ऑफिस घर से थोड़ी ही दूरी पर था। मैं दौड़कर बदहवासी में अपने भैया के पास पहुंची। मुझे इस हाल में देखकर वह भी काफी हैरान हो गए, पर मैंने उन्हें उल्लू वाला वाकया नहीं बताया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप जल्दी से मेरे साथ घर पर चलिए। वे बिना कुछ कहे मेरे साथ चल पड़े। घर आकर जैसे ही भैया अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि घर में सारा सामान फैला हुआ है और भाभी बेहोश पड़ी हैं। भैया ने सबसे पहले भाभी को संभाला और अपने साथ कमरे में ले गए, लेकिन तभी मम्मी गुस्से में पुकारती हुई कमरे में आ गई और कहने लगी कि रमेश अभी और इसी वक्त अपनी पत्नी को इस घर से निकाल। इसने तेरी माँ की बहुत बेइज्जती कर दी। मम्मी की बात सुनकर पापा बोले कि इसने नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि आप इसकी बेइज्जती कर रही हैं, और अब से नहीं, काफी दिनों से। ये सुनकर मेरी मम्मी का तो चेहरा ही लाल हो गया। वो बोली कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारा कमरा खाली कर दें। मैं इस कमरे को अंशिका के लिए सेट करना चाहती थी, क्योंकि कल तुम दोनों की शादी होगी। ये सुनकर भैया हंसने लगे और बोले कि माँ अब बस भी कीजिए, बहुत हो गया, और अंशिका से कहने लगे कि अंशिका आप इस घर की मेहमान थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमने काफी मेहमान नवाजी कर दी है और आपके साथ हमारा वक्त भी बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको हमारे घर से चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ रुकने से मेरे घर का सुकून खराब हो रहा है और मेरी पत्नी की बहुत बेइज्जती हो रही है। ये सुनकर मम्मी चीखने लगी और कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अंशिका ही वो लड़की है जो तुम्हें तुम्हारा वारिस देगी। ये तो तुम्हें लड़का देने से रही। तब मेरे भैया ने उन्हें बीच में रोका और उनसे कहा कि अगर ऊपर वाले ने मुझे वारिस देना होता तो मुझे मेरी पत्नी से ही देता, और अगर आगे भी उसे देना होगा तो मेरी पत्नी से ही देगा। आज मैं आपसे एक बात बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ कि आप इस घर की मालकिन हैं। इस घर में जो मर्जी आप करो, मैं या मेरी पत्नी आपको कभी नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर आज के बाद आपने हमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की या मेरी पत्नी से मुझे अलग कराने की कोशिश की तो हम घर से निकल जाएंगे। मैं भैया से कहने लगी, ऐसा कह सकते थे तो आपने ये सब पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर आप पहले ही यह बात कह देते तो शायद इतना कुछ होता ही नहीं। भैया ने कहा, कविता, तुम्हारी भाभी और मेरी बेटी दोनों मुझे बहुत प्यारी हैं। मैं उन दोनों के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं माँ से भी प्यार करता हूँ। तुम भी जानती हो माँ थोड़ी गर्म मिजाज की है, लेकिन है तो हम सब की माँ ही। तो मैं उन्हें ऐसा कैसे छोड़ सकता था? मैंने हमेशा तुम्हारी भाभी को उनके गुस्से से बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनती, और उनको शांत कराने की वजह से मैं तुम्हारी भाभी पर गुस्सा करता था, ताकि माँ मेरा गुस्सा देखकर कुछ शांत हो जाए। भैया की बात सुनकर भाभी की आंखें भीग गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने अपनी भाभी को अकेला बैठा देखकर उनसे पूछा कि भाभी यह बताए कि उस दिन जब मैं दाल घर पर ला रही थी तो उसमें मरा हुआ उल्लू कहाँ से आया? दुकानदार तो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। मैं उसे देखकर बहुत डर गई थी। आप मुझे सही सही बताइए कि ऐसा क्या था और उसमें दाल की जगह उल्लू क्या कर रहा था? पर भाभी मेरी बात को बहुत चालाकी से टाल गई। मैं उनके कमरे से निकल गई।
जब मैं दरवाजे के बाहर पहुंची तो मेरे पैर में कुछ गड़ गया, मैं वहीं खड़ी हो गई। तभी भाभी की आवाज आने लगी, वो अपनी बेटी से कह रही थी। मैं एक दिन उस दुकान पर कुछ सामान लेने गई, तो वहां उसके बराबर में एक फकीर बैठा हुआ था, जो कि दुखी लोगों को ताबीज बनाकर देने का काम करता था। मैंने उस दुकानदार से कहा था कि मेरे लिए बाबा से एक ताबीज ले लो। अगले दिन जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसने बताया कि बाबा ने कहा है कि तुम्हें 2 महीने तक 1 किलो मसूर की दाल हम देंगे, और वह दाल तुम्हें अपने छत पर बैठे हुए पक्षियों को खिलानी होगी, और ऐसा तुम्हें लगातार ही करना होगा, और जब 1 माह 21 दिन हो जाएगा तो फकीर एक मरा हुआ उल्लू देंगे, उसे अपने सास के तकिए से घुमाकर दरिया में फेंक देना, जिससे तुम्हारी सास की लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मगर कविता ने वो रास्ते में ही फेंक दिया, वरना मेरी यह समस्या जिंदगी भर के लिए दूर हो जाती। और बस इसी बात के लिए मैं कविता से रोज 1 किलो मसूर की दाल लेने के लिए भेजती थी। और देखो, उन फकीर की करामात से मेरे घर में खुशियां वापस आ गई है, और तुम्हारे पापा का दिल भी बदल गया है। भाभी की बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मुझे भाभी पर गुस्सा आया कि मैं भाभी के लिए परेशान थी, और भाभी तो मेरी माँ को ही मारने का प्लान बना दिया था। वैसे तो मैं इन सारे अंधविश्वासों को नहीं मानती थी, इसलिए मैं फौरन वहां से उठकर उस दुकानदार के पास पहुंची और मैंने उसको खूब खरी खोटी सुनाई। मैंने उससे कहा कि अब मैं तुम्हारा ये धंधा बंद करवा दूंगी और सीधा पुलिस को बुलाकर यहाँ लाऊंगी। तुम यहाँ पर क्या जादू टोना करके लोगों के घरों को बर्बाद कर रहे हो? तब वह दुकानदार बोला कि हम तो सिर्फ यहाँ पर सामान बेच रहे हैं, और उल्टा हमने तुम्हारी भाभी को इस जादू टोने में फंसने से बचाया है। मैं तो खुद उस दिन उनके मुंह से फकीर से ताबीज लेने का सुनकर चौंक गया था, और मैंने सोचा था कि किसी तरह तुम्हारी माँ को इन धंधों में फंसने से बचाना होगा। तब मैंने उनसे कहा कि आपको 1 माह 21 दिन तक ये दाल अपनी छत पर पक्षियों को खिलानी है, लेकिन ध्यान रखना कि इन दिनों में तुम्हें ना तो पति से लड़ाई करनी है और न ही अपनी सास की बातों का जवाब देना है, क्योंकि मैं ये जानता था कि अगर कोई औरत अपने पति और उसके घर वालों से झगड़ा न करे तो उसकी इज्जत उसकी फैमिली में खुद बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जब एक इंसान खामोश रहेगा तो दूसरा इंसान कहाँ तक लड़ेगा, और वो खुद भी एक अच्छा इंसान बन जाएगा। और वो उल्लू सिर्फ मैंने इसलिए रखा था कि तुम्हारी भाभी को इस बात पर भरोसा हो जाए कि यह सब जादू का खेल है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, उल्टा मुझे तो उल्लू लाने में बड़ी परेशानी हुई। दुकानदार की बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गई। उसने भाभी को अंधविश्वास में फंसने से बचा लिया और उल्टा भाभी को बहुत समझदारी के साथ एक अच्छी पत्नी बना दिया। मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि भैया का दिल किसी ताबीज से नहीं बदला था, बल्कि भाभी के बेइंतहा प्यार और उनकी मोहब्बत और उनकी खामोशी से बदला था। जब भैया ने देखा कि भाभी हर बात को खामोशी से सह रही है, तो उनका दिल अपने आप पिघल गया। मुझे बहुत दुख हुआ कि भाभी मेरी माँ को मारने का प्लान बना ली थी, पर सोची भाभी परेशान थी तो दिमाग में आ गया होगा। नहीं तो भाभी मेरी मम्मी की बहुत सेवा करती थी, पहले भी और अब भी। दोस्तों, इस कहानी के जरिए मैं आपको ये बताना चाहती थी कि अगर हम औरतें अपनी जुबान बंद रखें और सब्र से काम लें तो हमारे पति हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पति ही नहीं उनकी फैमिली भी हमारे साथ मिल जाएगी, और छोटी छोटी बातों पर घर नहीं टूटेगा और न ही घर के अंदर सौतन लाई जाएगी। इस तरह दिन गुजरते 3 साल हो गए थे, और आज भैया भाभी को लेकर डॉक्टर के पास गए हुए थे, जहां उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है, और कुछ महीनों के बाद उनके घर पर एक बेटा पैदा हुआ। मेरी मम्मी को उनका वारिस मिल गया। मम्मी बहुत खुश थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।